बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 जिसका टाइटल है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर, जिसमें हमने एसी जनरेटर्स को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि एसी जनरेटर्स यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स ऐसे जनरेटर्स होते हैं जो कि अल्टरनेटिंग करंट को पैदा करते हैं। अब पूरी दुनिया के अंदर अल्टरनेटिंग करंट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह यह है कि अल्टरनेटिंग करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक आसानी से ट्रांसमिट किया जा सकता है और ट्रांसमिट करने की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है एज़ कंपेयर टू ट्रांसमिशन ऑफ डायरेक्ट करंट। थोड़ा हम यहाँ पर प्रीवियस जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम रिकॉल करेंगे ताकि हमें अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट में कुछ डिफरेंस जो है वो पता चल जाए। देखें, प्रीवियस जितने भी हमारे पास चैप्टर्स हैं उसमें हमने डीसी सोर्सेज को डिस्कस किया था। डीसी सोर्सेज कहने का मतलब है कि आप बार बार देखते थे कि हम अपने सर्किट के अंदर किसी न किसी बैटरी या सेल को कनेक्ट करते थे। अब ये डीसी सोर्स क्या है हमारे पास? डीसी सोर्स हम ऐसे सोर्स को कहते हैं जो सोर्स अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करता। सच सोर्स हुज पोलैरिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा सोर्स जिसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मिसाल के तौर पर जैसे ये मेरे पास एक सेल है। इस सेल में अगर आप देखें तो ये वाली जो साइड है सेल की ये हाई पोटेंशियल पॉजिटिव है और ये जो साइड है सेल की ये लो पोटेंशियल नेगेटिव पर है। अब चाहे आप इस सेल को 1 महीने बाद इस्तेमाल करें, 2 साल के बाद इस्तेमाल करें, तो इस सेल की ये वाली जो साइड है, ये वाला जो टर्मिनल है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और ये जो साइड है ये हमेशा हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। यानी कि ये सेल अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करेगा। जो पोल इसका पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा, जो पोल इसका नेगेटिव है वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास बैटरीज और सेल्स जो हैं ये हमारे पास डीसी सोर्सेज हैं, क्योंकि ये अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करते। अब जब हम किसी सर्किट के अंदर किसी सेल या बैटरी को अटैच करते हैं और फिर हम उस सर्किट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखें हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास सिंबल होता है एक सेल का। इसमें ये जो छोटे वाली लाइन है ये नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है, ये नेगेटिव टर्मिनल, और जो बड़े वाली लाइन होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है। डायरेक्ट करंट क्या होता है हमारे पास? देखें, जब हम अपने किसी भी रजिस्टर या किसी भी सर्किट के अंदर डीसी सोर्स यानी कि एक सेल या बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो उस सेल से हमें जो करंट मिलता है वही करंट हमारे पास डायरेक्ट करंट कहलाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा सर्किट ड्रॉ किया है जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस है 48 ओम की और एक सेल है हमारे पास 12 वोल्ट का। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आप इजीली ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इज़ इक्वल टू आई आर, और यहाँ से I को सेपरेट करेंगे तो वो बराबर आ जाएगा V ओवर R के। वोल्टेज हमारे पास 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस हमारे पास 48 ओम है, तो ये करंट हमारे पास आ जाएगा 0.25 एम्पेयर। अब जब तक हमारा ये सेल डेड नहीं हो जाता, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर हमारे सर्किट में यही करंट फ्लो करता रहेगा 0.25 एम्पेयर। ना ही ये करंट अपने मैग्नीट्यूड में कम होगा और ना ही ये करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। कन्वेंशनल करंट है तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इस तरह से क्लॉकवाइज हमारे सर्किट में ये फ्लो करता रहेगा। तो डायरेक्ट करंट को हम कहते हैं कि ये ऐसा करंट होता है जिसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहती है। जैसे यहाँ पर 0.25 मैग्नीट्यूड है तो ये हमेशा इतना ही रहेगा और इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन को भी क्या रखेगा, ये कांस्टेंट रखेगा। अगर हम इसी डायरेक्ट करंट को एक ग्राफ के ज़रिए देखना चाहें तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास टाइम है, अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास करंट है। तो देखें, जैसे ही आपने सर्किट के अंदर ये डीसी सोर्स यानी कि सेल को अटैच किया
करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब टाइम गुजरता जा रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, लेकिन हमारे पास जो करंट है वो 0.25 एम्पियर ही है हर टाइम के ऊपर। तो हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है जो कि हमारी टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अब अगर यही हम देखते हैं एक अल्टरनेटिंग सोर्स के लिए, तो देखिए उसमें हमारे पास क्या होगा। अब अल्टरनेटिंग सोर्स हमारे पास एक ऐसा सोर्स होता है जो सोर्स अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करता रहता है सर्टेन टाइम, कुछ ना कुछ टाइम के बाद इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक डीसी सोर्स है, एक सेल है, इसकी पोलैरिटी तो फिक्स है, लेकिन एसी सोर्स में क्या होगा, हमारे पास एक ख़ास टाइम के बाद एसी सोर्स के अंदर जो टर्मिनल पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एसी सोर्स अपनी पोलैरिटी को क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे आफ्टर अ सर्टेन टाइम, एक ख़ास टाइम के बाद। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर में आपने पढ़ा कि एसी जनरेटर से हमें जो आउटपुट मिलती है कार्बन ब्रशेस के साथ हम जो लोड अटैच करते हैं और हमें जो आउटपुट मिलती है अल्टरनेटिंग करंट की, तो एसी जनरेटर क्या कर रहा होता है, जैसे कॉइल रोटेट करती है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो पोलैरिटी होती रहती है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से हमें जो करंट मिलता है वो अल्टरनेटिंग करंट मिलता है। अब ये पोलैरिटी जो है वो बहुत आहिस्ता से भी चेंज हो सकती है और बहुत तेज़ी से भी चेंज हो सकती है। अगर तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर हमारी कॉइल के रोटेट करने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो आउटपुट के ऊपर हमें जो अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा उसकी पोलैरिटी जो है वो बहुत तेज़ी से तब्दील होती रहेगी। लेकिन अगर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर हमारी कॉइल के रोटेट करने की स्पीड कम है, तो फिर हमारे पास जो आउटपुट के ऊपर हमें अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा वहाँ पर पोलैरिटी भी उतनी कम स्पीड के साथ जो है वो चेंज होगी। तो डीसी सोर्स अपनी पोलैरिटी को हमेशा कांस्टेंट रखते हैं, जबकि अल्टरनेटिंग करंट के जो सोर्सेज होते हैं वो अपनी पोलैरिटी को तब्दील करते रहते हैं। सिंबल जब हम देखेंगे तो ये हमारे पास कोई सिंबल है, यहाँ पर आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है, उस सर्कल में एक वेव है और यही वेव हमें बता रही है कि हमारे पास जो सोर्स है वो कैसा सोर्स है, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। अब अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट हम ऐसे करंट को कहते हैं विच रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन सेवरल टाइम्स पर सेकंड, जो अपनी डायरेक्शन को तब्दील करता है कई दफ़ा एक सेकंड के अंदर, एंड आल्सो चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड, और अपनी मैग्नीट्यूड को भी तब्दील करता रहता है। जैसे मैंने यहाँ पर शो करवाया कि ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के साथ मैंने एक अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को जो है वो अटैच किया है। अब क्या होगा, पहले अगर ये मेरे पास पोल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो कन्वेंशनल करंट इस तरह से फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन हमने कहा कि अल्टरनेटिंग सोर्स अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करता रहता है। अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जो पहले पॉजिटिव था टर्मिनल वो नेगेटिव हो जाएगा और जो पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब करंट हमारे लोड में कुछ इस तरह से फ्लो करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये आपके पास जो अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है ये अपनी पोलैरिटी को तब्दील करता रहेगा। पोलैरिटी को तब्दील करने से जो करंट फ्लो करेगा वो करंट भी अपनी डायरेक्शन को तब्दील करता रहेगा। हाँ, अगर चार्जेस को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो हमारे सर्किट के अंदर जो चार्जेस फ्लो करेंगे जिनकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो आप सिंबल देख रहे हैं एक वेव का, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमारे चार्जेस जो हैं वो इस तरह से फ्लो कर रहे हैं। नहीं, हमारे चार्जेस जो फ्लो करेंगे सर्किट के अंदर, वो चार्जेस, अगर ये चार्ज है तो ये इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन ऑसिलेशंस करता रहेगा। चार्ज जो है वो ऑसिलेट करता रहेगा और इसी तरह से करंट फ्लो करता रहेगा और करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा। आइए अब देखते हैं कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ है वो ग्राफ हमारे पास कैसा होगा। तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास टाइम है, अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास करंट है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो करंट है वो पहले यहाँ पर ज़ीरो था जब टाइम ज़ीरो था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है करंट अपने मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है
और यहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है और कितना है I0। फिर क्या हुआ हमारे पास कि मैग्नीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता से कम होता गया और यहाँ पर आकर 0। फिर मैग्नीट्यूड बढ़ता गया अपोजिट डायरेक्शन में और यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड फिर मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव में है -I0। और फिर मैग्नीट्यूड कम होता होता यहाँ पर बिल्कुल क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये अल्टरनेटिंग करंट है जो अपने मैग्नीट्यूड को भी कंटिन्यूसली कम या ज़्यादा कर रहा है और अपनी डायरेक्शन को भी तब्दील कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं या कुछ सिंपल डेफिनेशंस हैं, वो हमारे पास क्या हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड को हम डिफाइन करते हैं कि टाइम ड्यूरिंग विच वोल्टेज सोर्स चेंजेस इट्स पोलैरिटी वंस इज नोन एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारे पास वो टाइम है जिस टाइम के अंदर वोल्टेज सोर्स अपनी पोलैरिटी को तब्दील करेगा एक दफ़ा, इज नोन एज टाइम पीरियड। या हम टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट करने में हमारी वेव कितना टाइम लेगी, ये अल्टरनेटिंग करंट की एक वेव ही तो है। एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लेगी दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। जैसे ये मैंने यहाँ पर शो करवाया हुआ है कि ये हमारे पास टाइम पीरियड है। अब अगर मैं दोबारा से हम देखते हैं कि हमारे पास एक लोड रेजिस्टर है और हमारे पास एक एसी सोर्स है। अब एसी सोर्स जैसे ही हमने अटैच किया तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा गौर से देखेंगे तो यहाँ पर 0 से लेकर T/2 तक, क्योंकि 0 से यहाँ तक तो पूरा टाइम पीरियड T है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर फिर कितना होगा, आधा होगा T/2। तो 0 से T/2 तक ये मेरे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है और T/2 से T तक ये मेरे पास एक नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो जब मैंने अपने लोड रजिस्टर के साथ एसी सोर्स को अटैच किया और मैंने यहाँ पर लिखा 0 से T/2 तक, यानी कि आप पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो जो टर्मिनल ए है ये हाई पोटेंशियल पर होगा और जो टर्मिनल बी है ये हमारे पास लो पोटेंशियल पर होगा। तो कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि क्लॉकवाइज। लेकिन जैसे ही अगला नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा T/2 से T तक जब हम जाएंगे नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल आने से टर्मिनल बी हाई पोटेंशियल पर चला जाएगा, टर्मिनल ए जो है वो लो पोटेंशियल पर चला जाएगा। वही बात कि एसी सोर्स अपनी पोलैरिटी को देखें क्या कर रहा है, तब्दील कर रहा है। तो अब कन्वेंशनल करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से चलेगा और लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, यानी कि अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहाँ से हमारे सामने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब हम अपने लोड के साथ एक एसी सोर्स को अटैच करेंगे और एसी वोल्टेज सोर्स का एक कंप्लीट साइकिल आएगा, तो एक कंप्लीट साइकिल के अंदर जो करंट है वो सर्किट में अपनी डायरेक्शन को 2 दफ़ा तब्दील करेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये करंट है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमारे पास ये करंट है। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी को हम फर्स्ट ईयर में भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ़ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट के कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक साइकिल हुआ, ये मेरे पास 2 साइकिल हुए, 3 साइकिल। तो अगर ये 3 साइकिल एक सेकंड में कंप्लीट हो जाते हैं तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3 हर्ट्ज़ HZ मेरे पास फ्रीक्वेंसी होगी। पाकिस्तान में अभी हम जो अल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे घरों में करंट आ रहा है, उस करंट की फ्रीक्वेंसी हमारे पास तकरीबन जो है वो 50 हर्ट्ज़ है, 50 हर्ट्ज़। या हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और फ्रीक्वेंसी का जो SI यूनिट है वो क्या है, हमारे पास हर्ट्ज़ है। यहाँ से एक MCQ पूछ सकते हैं मे बी कि द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू, और यहाँ से अगर आप देखें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट लें तो आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो हम ग्राफ की बात कर रहे थे अल्टरनेटिंग करंट के अंदर, ये ग्राफ हमारे पास एक्चुअली बनता कैसे है।
तो उस ग्राफ को डिस्कस करने के लिए हम ये स्टडी कर चुके हैं एसी जनरेटर्स के अंदर हमारे पास जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन आई थी वो क्या थी हमारे पास, वो इक्वेशन थी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा। ई जहाँ पर हमारी वही इंड्यूस्ड ईएमएफ थी। जब हमने अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर अपनी कॉइल को मैकेनिकल यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की थी तो हमारी कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस हुई थी, ईएमएफ इंड्यूस हुई थी। ये वही ईएमएफ है जो हमें आउटपुट के ऊपर मिल रही है और यहाँ पर हम उस इंड्यूस होने वाली ईएमएफ को V से शो करवा रहे हैं। तो अब इसी एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, और थीटा आप जानते हैं किसके बराबर होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी रोटेशनल मोशन के अंदर, क्योंकि कॉइल की रोटेशनल मोशन है तो थीटा को रिप्लेस कर दिया हमने ओमेगा टी से। अब यहाँ पर वी नॉट क्या है, वी नॉट हमारे इस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है और आप जानते हैं कि हमारे पास ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी टाइम पीरियड। तो ओमेगा को मैं रिप्लेस कर दूंगा 2 पाई बाय टी से, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि थीटा बराबर है किसके, ओमेगा टी के, और ओमेगा किसके बराबर है 2 पाई ओवर टाइम पीरियड के। तो मेरे पास थीटा बराबर आ गया 2 पाई ओवर कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी। स्मॉल टी हमारे पास टाइम है, टाइम पीरियड नहीं है, टाइम है। जब कॉइल ने रोटेट करना शुरू किया और हमारी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो गई एसी जनरेटर के अंदर, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है ये वही टाइम जो है हमारे पास स्मॉल टी है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वोल्टेज की वो कांस्टेंट तो नहीं है, वही एसी सोर्स वाली बात कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का वो कांस्टेंट तो नहीं है, बल्कि वो तो डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। जैसे जैसे टाइम आपके पास चेंज होता जाएगा वैसे वैसे आपके पास जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड होने वाले वोल्टेज का वो भी क्या होता जाएगा, तब्दील होता जाएगा। अब जब बिल्कुल स्टार्ट में हमारी जो कॉइल है वो रेस्ट पर थी, अभी हमने अपने एसी जनरेटर की कॉइल को रोटेट करवाना शुरू नहीं किया, तो एट टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो, और जब t मेरे पास ज़ीरो होगा और आप यहाँ पर t को ज़ीरो पुट करेंगे तो t को ज़ीरो पुट करने से थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ज़ीरो के। और जब थीटा यहाँ पर ज़ीरो होगा तो थीटा ज़ीरो होने से यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा को यहाँ पर ज़ीरो पुट करें तो साइन ज़ीरो पर ज़ीरो और v इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि अभी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर किसी तरह का वोल्टेज पैदा नहीं कर रहा, वोल्टेज ज़ीरो है हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने कह दिया एट टी इज इक्वल टू टी बाई 4, यानी कि टाइम पीरियड का जो चौथा हिस्सा है वो हमारे पास गुजर चुका है। यानी कि अगर टाइम पीरियड हमारे पास मिसाल के तौर पर 4 सेकंड है तो हम अभी पहले सेकंड की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 सेकंड गुजर चुका है। तो जब स्मॉल टी कैपिटल टी बाई 4 के बराबर होगा तो यहाँ पर आप स्मॉल टी को टी बाई 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखें टी से कैंसिल, दो बार 4, तो आंसर आया पाई बाई 2 रेडियन यानी कि 90 डिग्री। तो जब आप यहाँ पर थीटा को 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 90 पर 1, तो v बराबर आ जाएगा v नॉट के, यानी कि अभी हमारे पास जो वोल्टेज एसी जनरेटर पैदा कर रहा है उस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। बिल्कुल इसी तरह से जब हमारे पास t बराबर हो जाएगा t बाई 2 के, यानी कि आप क्या करें, जैसे हमने ज़ीरो के अंदर पहले t बाई 4 को ऐड किया तो t बाई 4 आया। अब आप t बाई 4 में फिर t बाई 4 ऐड कर दें तो t बाई 2 आ जाएगा, फिर t बाई 2 में t बाई 4 ऐड करेंगे 3t बाई 4 आ जाएगा। तो एट t इज इक्वल टू t बाई 2, यानी कि अब जो हमारे पास आधा टाइम पीरियड जो है वो गुजर चुका है। आधा टाइम पीरियड जब गुजर गया हमारे पास तो आप स्मॉल t को पुट करें यहाँ पर t बाई 2, देखें यहाँ पर t बाई 2, फिर t से कैंसिल, 2 से कैंसिल, थीटा बराबर आ गया पाई रेडियन के यानी कि 180 डिग्री। तो यहाँ पर फिर थीटा को पुट करें 180 डिग्री, साइन 180 पर 0 हो जाएगा और v किसके बराबर आ जाएगा, 0 के, यानी कि अगेन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कोई वोल्टेज पैदा नहीं कर रहा। अब t बाई 2 में फिर t बाई 4 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3t बाई 4, यानी कि जब इतना टाइम पीरियड जो है या इतना टाइम हमारे पास गुजर चुका है तो अब आप यहाँ पर इस स्मॉल t को पुट करेंगे 3t बाई 4 के, ये देखें, तो फिर t से कैंसिल, दो बार 4, तो आंसर आया 3 पाई बाई 2,
यानी कि 270 डिग्री। तो जब आप थीटा को यहाँ पर 270 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 270 पर आ जाएगा -1 और आपके पास v बराबर आ जाएगा -v0 के, यानी कि अभी भी पैदा होने वाला वोल्टेज मैक्सिमम तो है लेकिन हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव है। अब आप क्या करें, यहाँ पर 3t/4 में फिर t/4 को ऐड कर दें। फिर जब t/4 को ऐड करेंगे तो अब जो है वो स्मॉल t बराबर आ जाएगा कैपिटल T यानी कि टाइम पीरियड के, यानी कि अब पूरा का पूरा टाइम पीरियड जो है वो गुजर चुका है। अब जब आप यहाँ पर देखें, आप जब आप यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाई t इंटू स्मॉल t, वही पिछली इक्वेशन को हम लेकर चल रहे हैं। जब आप यहाँ पर t को पुट कर देंगे, t से कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 2π रेडियन यानी कि 360 डिग्री और साइन 360 पर 0, तो v बराबर आ जाएगा 0 के। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर यही जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं इनका मैंने एक ग्राफ जो है वो प्लॉट किया है। दो ग्राफ बिल्कुल सेम ही हैं, सेम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो ग्राफ है यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टाइम है और ये जो ग्राफ है यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस पर एंगल यानी कि फेज़ है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर कि हम देखेंगे कि जब हमारे पास टाइम स्मॉल टी जो है वो 0 था तो आपने देखा कि थीटा 0 आ रहा था। जब स्मॉल टी हमारे पास t/4 था तो आपने देखा था कि आपके पास थीटा कितना आ रहा था, π/2। बिल्कुल इसी तरह से जब हमारे पास स्मॉल t/2 के बराबर था तो थीटा आ रहा था पाई। स्मॉल t जब 3t/4 के बराबर था तो थीटा आ रहा था 3π/2 रेडियन। और जब कैपिटल T के बराबर हो गया टाइम, पूरा का पूरा टाइम पीरियड गुजर गया, तो इसके ऊपर हमारे पास एंगल कितना आया, फेज़ कितना आया, 2π रेडियन। और आपने देखा कि जब हमारे पास वैल्यू यहाँ पर टाइम 0 था तो v इज इक्वल टू 0 था। और जैसे जैसे एंगल बढ़कर आपके पास π/2 या टाइम पीरियड बढ़कर t/4 तक गया तो आपके पास v की मैक्सिमम वैल्यू आई। यहाँ पर चेक करें, v की मैक्सिमम वैल्यू आई v0। और यहाँ पर आपने देखा t/2 यानी कि पाई पर साइन 180 पर 0 आया तो वैल्यू 0 हो गई। फिर हम आए 270 डिग्री पर यानी कि 3t/4 पर, तो हमने देखा कि वोल्टेज मैक्सिमम तो है लेकिन नेगेटिव में -v0। और फिर हमारे पास 2π पर सारे के सारे वोल्टेज फिर क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है एक, यही ग्राफ हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है और यही करंट हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप बोर्ड के अंदर स्विच लगाते हैं घरों के अंदर, सॉकेट के अंदर, तो उस सॉकेट से हमारी अप्लाइंसेस के अंदर जो करंट जाता है वो यही अल्टरनेटिंग करंट होता है। और पाकिस्तान में मैंने आपको बताया कि हम जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकरीबन 50 हर्ट्ज़ है, 50 से थोड़ी कम या ज़्यादा भी हो सकती है हमारे पास। अब हम यहाँ पर कुछ बेसिक जो हैं वो डेफिनेशंस देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। वेव जो है या अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ है उससे रिलेटेड, और इसी ग्राफ को हम साइनोसॉइडल एसी का नाम भी देते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को हम साइनोसॉइडल एसी, यानी कि इसकी शेप अगर आप देखें तो बिल्कुल एक साइन फंक्शन जैसी है। साइन थीटा अगर आप ग्राफ प्लॉट करें ना तो यही ग्राफ बनता है हमारे पास सेम टू सेम, तो इसलिए हम इसको साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट का नाम भी देते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं द वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज मेजर्ड इन अ सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। टाइम के किसी भी लम्हे पर हमारे सर्किट में करंट या वोल्टेज की क्या वैल्यू थी उसको हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अभी हमने रिलेशन पढ़ा v इज इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो यहाँ पर देखें, जब टाइम 1 सेकंड होगा, 1 सेकंड पर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, v। जब टाइम 2 सेकंड होगा, 2 सेकंड पर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। जब टाइम 10 सेकंड होगा, 10 सेकंड पर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। तो ये वोल्टेज की वैल्यू डिपेंड कर रही है इस टाइम पर, इसलिए हम इस v को नाम देते हैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जैसे यहाँ पर जो वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं हर टाइम के ऊपर ये क्या है, हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हैं। पीक वैल्यू हमारे पास क्या होती है, द हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय द करंट इन वन साइकिल। एक साइकिल के अंदर हमारा करंट या वोल्टेज कितनी हाईएस्ट वैल्यू हासिल कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है, उसको हम नाम देते हैं पीक वैल्यू का। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो जब हमारे पास फेज़ π/2 है
तो π/2 पर हमारा ये जो करंट या वोल्टेज है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है V0, तो इसी V0 का नाम हमारे पास क्या है, पीक वैल्यू। और अगर करंट होता तो करंट की यहाँ पर पीक वैल्यू होती प्लस I0। एक कंप्लीट साइकिल के अंदर, एक साइकिल के अंदर हमारे पास दो पीक वैल्यूज आती हैं। एक हमारे पास आती है पॉजिटिव पीक वैल्यू और एक हमारे पास आती है नेगेटिव पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है, तो सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज इज कॉल्ड पीक टू पीक वैल्यू, VPP, पीक टू पीक वैल्यू। यानी कि पॉजिटिव पीक वैल्यू से नेगेटिव पीक वैल्यू तक हमारे पास अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ का सम करेंगे तो ये हमारे पास आएगी पीक टू पीक वैल्यू। अब ये नहीं आपने कहना कि अगर हम सम करें तो ये तो पॉजिटिव आपके पास पीक वैल्यू है और ये हमारे पास नेगेटिव पीक वैल्यू है, तो सम करने से ये तो कैंसिल हो जाएगी। नहीं, नेगेटिव पीक वैल्यू में जो माइनस है वो सिर्फ यही बता रहा है कि ये वैल्यू हमारी एक्स एक्सिस के नीचे है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में है। ये सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा। जब हम पीक टू पीक वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास पीक टू पीक वैल्यू आएगी पीक वैल्यू का डबल। अगर मेरे मिसाल के तौर पर मेरे पास ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है वो मेरे पास है 220 वोल्ट, ये पीक वैल्यू V0 या जिसे आप VP भी कह सकते हैं, पीक वैल्यू। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि बताएं कि इस वेव की पीक टू पीक वैल्यू कितनी होगी, तो इस वेव की पीक टू पीक वैल्यू होगी 2 × V0 के, यानी कि 440 वोल्ट होगी। 220 ये पीक, ये नीचे भी तो 220 है, पॉजिटिव 220 नेगेटिव 220 दोनों को ऐड करेंगे तो 440 वोल्ट आएगा। तो ये हमारे पास होगी पीक टू पीक वैल्यू। एक पीक से अगली पीक तक हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को हम नाम देंगे पीक टू पीक वैल्यू का।